नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। हाथरस में सत्संग करने वाले नारायण साकार बाबा अपने लाखों भक्तों से कहते थे कि उनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं और अगर उनके भक्त उनके चरणों की धूल ले लें तो उनके बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाएंगे और खतरनाक से खतरनाक बीमारियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब पता चला है कि बाबा नारायण साकार तो खुद ही बीमार हैं। उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उन्हें डायबिटीज है और उनकी एक किडनी भी खराब हो चुकी है और आजकल उनका स्वास्थ्य खराब है, वो बीमार हैं और डॉक्टरों की देखरेख में है। आज हमारा सवाल यह है कि जो बाबा अपने भक्तों को बड़ी से बड़ी बीमारी से बचा सकता है, यह दावा करता है, जिस बाबा के चरणों की धूल उसके भक्तों के सारे कष्ट दूर कर सकती है, क्या वो बाबा अपना इलाज नहीं कर सकता? क्या वो बाबा अपनी किडनी ठीक नहीं कर सकता? इसके बाद आज देश में एक सवाल की बहुत चर्चा हो रही है और वो सवाल ये है कि जब कोई वीर जवान शहीद होता है तो उसे मिलने वाले वीरता पुरस्कार पर पहला अधिकार उसकी पत्नी का होना चाहिए या फिर उनके माता पिता का। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया, जिसे उनकी पत्नी स्मृति सिंह ने ग्रहण किया। अब कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता का कहना है कि उनकी पुत्र वधू ये पदक लेकर सीधे अपने मायके चली गई और उन्होंने कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता से अपने सारे संबंध विच्छेद कर लिए। अब अंशुमान सिंह के पिता की मांग है कि किसी भी शहीद के वीरता पुरस्कार पर शहीद के माता पिता का भी अधिकार होना चाहिए। और इसके साथ ही हम आपको आज ये पूरा विवाद भी बताएंगे, क्योंकि पूरे देश में इनकी चर्चा हो रही थी और पूरे देश ने इस प्रेम कहानी के बारे में जाना। आपने भी सोशल मीडिया पर इसे देखा होगा, सोशल मीडिया पर इन दोनों के बारे में आपने जाना होगा और आपने बहुत सारी बातें इनकी शेयर भी की होंगी, क्योंकि ये उस समय सबका ध्यान आकर्षित करने वाली कहानी थी। लेकिन अब इसमें एक दरार आ गई है और आखिर में आपको राहुल गांधी की नई मोहब्बत की दुकान दिखाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें वो स्मृति ईरानी की आलोचना नहीं कर रहे बल्कि उनका बचाव कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी को अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी ट्रोलिंग हो रही थी। इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में हार जीत तो चलती रहती है। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा और वो स्मृति ईरानी को क्या बताना चाहते हैं, आज इसका भी एक छोटा सा विश्लेषण हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि जो बाबा नारायण साकार अपने भक्तों को काली चाय पिलाकर और उसके आश्रम में लगे हैंडपंप का चमत्कारिक पानी पिलाकर उनकी बीमारियां ठीक करने का दावा करता था, उनके सारे कष्ट हरने का दावा करता था, उन्हें कहता था कि उसके चरणों की धूल से लोगों के सारे कष्ट और बीमारियां दूर हो जाएंगी, उस बाबा को लेकर अब यह खुलासा हुआ है कि बाबा तो खुद ही बीमार है। बाबा को हाई ब्लड प्रेशर है, बाबा को हाई ब्लड शुगर है यानी डायबिटीज की बीमारी है। और यह जानकारी सूरजपाल जाटव उर्फ बाबा नारायण साकार के वकील एपी सिंह ने खुद दी है। उनके वकील का कहना है कि बाबा नारायण इस समय डॉक्टरों की निगरानी में है, क्योंकि वो बीमार हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है और वो हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर के साथ उनकी किडनी भी खराब है। उनके परिजनों का कहना है कि वो चिकित्सकीय परेशानियों से भी जूझ रहे हैं, उनके ब्लड प्रेशर को लेकर। और हाँ, मुझे पता है उनका हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर है, उनके साथ ऐसा हुआ है। तो उनको चिकित्सा सुविधा कैसे और कहाँ मिल रही है? नहीं, चिकित्सा सुविधा उन्हें जो भी प्रॉपर है डॉक्टर वो उपलब्ध करा रहे हैं, जितना हो सकता है वो कर रहे हैं और उसको करेंगे। अब सोचिए, ये बात अगर इस बाबा के भक्तों को पहले पता होती तो क्या ये लोग सत्संग के दौरान बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए ऐसी भगदड़ मचाते और क्या हाथरस में इतनी बड़ी दुर्घटना होती? बाबा नारायण साकार पर आरोप है कि वो अपने भक्तों की कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों को भी ठीक करने का दावा करता था और उसने अपने चमत्कार की कई झूठी कहानियां भी लोगों के बीच फैला रखी थी। आरोप है कि यह बाबा लोगों को काली चाय पिलाकर उनकी बीमारियां ठीक करने का दावा करता था, अपने भक्तों को उसके आश्रम में लगे हैंडपंप का पानी पीने के लिए कहता था और लोग भी यही मानते थे कि इन हैंडपंप से जो पानी आता है यहां से, उसमें कोई शक्ति है और इस पानी को पीने से सारे रोग और सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। ये वो चमत्कारिक हैंडपंप है।
इसके अलावा ये बाबा अपने चरणों की धूल को चमत्कारिक बताता था और अपने सत्संगों में रंग बिरंगे चश्मे लगाता था और कहता था कि इस चश्मे में कुंवारी लड़कियों को भगवान दिखाई देते हैं। और इस बाबा का यह भी दावा था कि उसकी उंगली पर सुदर्शन चक्र है, जिससे लोगों की सारी बीमारियों का निवारण हो सकता है। और लोग, ये तस्वीरों में जैसे आप देख रहे हैं, लोग जब बाबा वहां से गुजरता था तो लोग उनके चरणों की धूल लिया करते थे और सोचते थे कि अगर बाबा के चरणों की धूल उन्होंने ले ली, अपने माथे पर लगा ली, तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, जीवन के सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और उन्हें जो भी दुख हैं जीवन में, वो सारे दुख दूर हो जाएंगे। यहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग कैसे बाबा के चरणों की धूल ले रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये बाबा इतना ही चमत्कारिक है तो ये खुद की यानी अपनी बीमारियों को ठीक क्यों नहीं कर पाया? और आज ये डॉक्टरों की निगरानी में क्यों है? आज इस बाबा को भी अस्पताल और डॉक्टरों की क्या आवश्यकता है? और जो बाबा मुर्दों को जिंदा करने का दावा करता है, वो अपनी एक किडनी को खराब होने से बचा क्यों नहीं पाया? असल में हमारे देश में ऐसे न जाने कितने धर्मगुरु हैं जो धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाकर लोगों को ठगने और उन्हें धोखा देने का काम करते हैं और उन्हें तरह तरह की कहानियां सुनाकर ये कहते हैं कि उनके पास लोगों की बीमारियों का और उनके कष्टों का चमत्कारिक इलाज है। जबकि कड़वा सच ये है कि ये धर्मगुरु खुद अपनी बीमारियां, अपने दुख दर्द भी ठीक नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, इसी साल आसाराम ने अदालत को यह बताया था कि उसे इतनी सारी बीमारियां हैं कि वो इन बीमारियों को अपनी उंगली पर भी गिन नहीं सकते और उन्हें इलाज कराने के लिए कुछ दिनों की जमानत चाहिए। और यहां बात सिर्फ आसाराम बापू की नहीं है। आज आसाराम बापू का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि आसाराम बापू इतने चमत्कारिक हैं तो वो अपना इलाज खुद कर सकते थे। पंजाब में बजिंदर सिंह नाम का एक धर्मगुरु है जो खुद को ईसा मसीह का पैगंबर बताता है और दावा करता है कि उसे उन सारी घटनाओं के बारे में पता है जो भविष्य में होने वाली हैं और लोग भी अपना भविष्य जानने के लिए इस पादरी के पास आते जाते हैं। लेकिन सच ये है कि भविष्य बताने वाला ये पादरी कई गंभीर अपराधों में गिरफ्तार हो चुका है और ऐसी कहानियां एक नहीं बल्कि बहुत सारे धर्मगुरुओं की हैं, जिससे यह पता चलता है कि कैसे ये धर्मगुरु गलत दावे करते हैं और लोगों को अंधविश्वास के जाल में फंसाकर फिर उनका शोषण करते हैं। और हमारी व्यवस्था इन धर्मगुरुओं के भ्रामक दावों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाती और हाथरस की घटना में भी बिल्कुल यही हुआ है। अगर हाथरस में लोगों को यह पता होता कि जिस बाबा के चरणों की धूल से वो अपने कष्टों और बीमारियों को खत्म करना चाहते हैं, वो बाबा तो खुद ही बीमार है और उसकी एक किडनी का ऑपरेशन हो चुका है, तो इस बाबा को लेकर बहुत सारे लोगों का भ्रम शायद पहले ही टूट जाता और वो ये जरूर सोचते कि जब ये बाबा खुद को ठीक नहीं कर पाया तो फिर उनकी बीमारियां क्या ठीक करेगा। लेकिन बाबा नारायण साकार ने अपनी बीमारियों को रहस्य बनाकर रखा और आरोप है कि उसके फैलाए अंधविश्वास के कारण भगदड़ मचने से 123 लोगों की मौत हुई। और उससे भी बड़ी बात यह कि इस बाबा का अब तक ना तो SIT की रिपोर्ट में कोई जिक्र आया है और ना ही FIR में इसका कोई जिक्र है। और ऐसा बताया जाता है कि अभी तक जो जांच हुई है उस जांच में इस बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है और यही पता लगा है कि बाबा की कोई गलती नहीं है। बाबा नारायण साकार कहता है कि वो मानवता का समागम करता है और मानवता के धर्म को मानता है। लेकिन विडंबना यह है कि इस बाबा ने आज तक हाथरस में मारे गए अपने भक्तों के परिवारों से ना तो एक बार भी बात की, ना ही अभी तक उनसे कोई संपर्क किया है। घटना के 4 दिन बाद बाबा नारायण साकार ने अपने पहले बयान में दावा किया था कि वो तन, मन और धन से अपने भक्तों की सेवा करेगा और जो अनुयायी मर चुके हैं उनके परिवारों को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। लेकिन हमारी टीम ने आज हाथरस कांड के कई पीड़ित परिवारों से बात की और उनका कहना है कि उनसे आज तक बाबा या उसके सेवादारों ने कभी कोई संपर्क नहीं किया। नारायण साकार हरि ने भी कहा है कि तन मन धन से जो जिला कमेटियां हैं, जो जिले के मृतक हैं, उनके परिवार को तन मन धन से सहयोग करेंगे और इंजर्ड को पूरे जीवन के लिए सहयोग करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम, वो भी दबी थी, लेकिन वही है ना कि छोटे छोटे थे तब उन्होंने लागू कर
क्या अभी तक कोई उनके सत्संग की तरफ से या बाबा जी की तरफ से कोई संवेदना, कोई मिलने आया या कोई सहायता आपको दी है? जी नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं आया है, किसी ने पूछा भी नहीं है। और जिस मतलब बाबा की तरफ से तो कोई पूछने तक तो छोड़ो, कोई देखने तक नहीं आया, ना कोई बात हुई, ना कोई उनका इंसान, कुछ भी नहीं आया। मतलब बाबा की तरफ से तो ऐसा लग रहा है बाबा कहीं विलुप्त हो गए, है ही नहीं है बाबा कहीं। कोई मदद के लिए आया है बाबा जी की तरफ से? बाबा जी की तरफ से कोई मदद के लिए कोई भी नहीं आया आज तक। और मदद के लिए क्या, इंसानियत ही नहीं है उनमें। मदद तो हो जाए, जब इंसानियत ही नहीं है, कोई मिलने भी नहीं आया, कोई हालचाल ही नहीं पूछा, तो इंसानियत तो उनकी बिल्कुल ही मर चुकी है। तो बाबा की मदद कहाँ से करें? बाबा की तरफ से या उनकी तरफ से, सत्संग वालों की तरफ से कोई मदद के लिए आया आपके पास? कोई नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया? बाबा की तरफ से कोई मिलने नहीं आया। कि मदद आनी चाहिए थी बाबा की तरफ से? तो आनी चाहिए ना मदद बाबा की तरफ से। बाबा ने पलट के क्यों ना देखे? इतनी लोगों की जान गई थी, बाबा ने पलट क्यों नहीं देखी? देखो, बाबा जी की तरफ से तो कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं मिला के। सत्संग की तरफ से तो कोई भी आया ही नहीं है। बाबा की जो समिति है वो तन मन धन से आप लोगों की सेवा के लिए आगे आएगी। क्या उनकी तरफ से कुछ लोग आ पाए आपके पास मदद के लिए? बाबा की तरफ से हमारे यहाँ कोई ना कमेटी वाला आया ना कोई। जारी अभी कुछ नहीं हुई, बाकी हमको पता नहीं है। अभी की तरफ से कोई मदद, उनकी कमेटी की तरफ से कोई लोग आए आपसे मुलाकात करने? तो कोई ना आए। आपके परिवार की जिनकी यहाँ भी मौत हुई है, दुर्घटना में जो क्षति हुई है, उनको हम मदद करेंगे। बाबा के वहाँ से ऐसा कुछ नहीं आया, अधिकारी बोल रहे हैं बस ये तो। हाँ, अभी बाबा बोलेंगे तो आगे पता चलेगा क्या कह रहे हैं। आज हम यही कहेंगे कि ये जो बाबा हैं, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस सत्संग में जो लोग घायल हुए, जिन परिवारों के लोग मारे गए, बाबा को इन परिवारों की मदद करनी चाहिए। बाबा को इन परिवारों से संपर्क करना चाहिए। बाबा के पास इतना पैसा है, सैकड़ों करोड़ रुपया बाबा के पास है, और ये पैसा बाबा ने खुद नहीं कमाया। ये सारा पैसा बाबा को इसी गरीब जनता ने दिया है। ये जो गरीब जनता है, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, इन्होंने अपने खून पसीने की जो कमाई है वो बाबा को दी है, बाबा के चरणों में अर्पित की है, बाबा को भगवान माना है, उस पर विश्वास किया है। अब बाबा की ये जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो चमत्कारिक हैं या नहीं है, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन सारे परिवारों तक पहुंचें और इन परिवारों की हर संभव मदद करवाएं, उनका इलाज करवाएं, उन्हें पैसा दें, उनकी आर्थिक मदद होनी चाहिए और बाबा को उनसे मिलने भी जाना चाहिए। अब हम बाबा के सारे अनुयायियों से ये कहेंगे कि अगर बाबा वाकई सच्चे हैं, अगर बाबा वाकई उनके बारे में सोचते हैं, तो बाबा को इन तक पहुंचना होगा और इनकी मदद करनी होगी। अगर वो करते हैं तो फिर उनके अनुयायी जो हैं, इसका मतलब मान लेंगे कि भाई बाबा को उनकी चिंता है, वरना नहीं। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि हाथरस की इस घटना के संबंध में सभी फैसले इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही सुने जाएंगे। अब हम आपको भारत में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के बारे में बताएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने बीजेपी की पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी का बचाव करके आज सबको हैरान कर दिया है। स्मृति ईरानी ने 11 जुलाई को अपने उस सरकारी बंगले को खाली कर दिया था जो उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में अलॉट हुआ था, और तभी से सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी की काफी आलोचना हो रही थी। बहुत सारे लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे और लोग कह रहे थे, लिख रहे थे कि जब पिछले साल राहुल गांधी ने अपनी संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद अपना सरकारी बंगला खाली किया था, तब स्मृति ईरानी ने कहा था कि यह सरकारी बंगला राहुल गांधी का नहीं है, बल्कि यह देश की जनता का है। राहुल गांधी इसे अपना बंगला न माने। लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के सरकारी बंगले को राहुल गांधी के लिए हड़पना चाहती है, ऐसा उन्होंने कहा था।
और यही वजह है कि आज जब स्मृति ईरानी ने अपना सरकारी बंगला खाली किया, क्योंकि वो इस बार लोकसभा का चुनाव हार गई, तो अब लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, एक जमाने में आपने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था जब राहुल गांधी ने अपना सरकारी बंगला खाली किया था। आज समय का चक्र देखिए, आपके साथ भी वही हो रहा है। ऐसा लोग कह रहे हैं और लिख रहे हैं। और इसी के खिलाफ राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान खोलकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और स्मृति ईरानी का बचाव किया। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वो स्मृति ईरानी या किसी भी नेता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं, ऐसा राहुल गांधी ने लिखा है। और राहुल गांधी ये बात तब कह रहे हैं जब स्मृति ईरानी ने पिछले साल इसी तरह के मामले में राहुल गांधी की काफी आलोचना की थी और कहा था कि सरकारी बंगला जनता का होता है, ना कि किसी नेता का। यह तब की बात है जब राहुल गांधी अपना सरकारी बंगला खाली करके जा रहे थे। तब स्मृति ईरानी ने क्या कहा था, वो सुनिए। कांग्रेस का कहना है कि जल्दबाजी क्या है कि हम उनका घर खाली कराने में लगे हैं तुरंत। घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़पा ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। इस राजनीतिक घटनाक्रम में आज 3 बड़े सबक छिपे हुए हैं। सबसे बड़ा सबक यह है कि ये सरकारी बंगले किसी नेता के नहीं होते, बल्कि इस देश की जनता के होते हैं। और जब जनता किसी नेता को वोट नहीं देती और उसे चुनाव में हरा देती है, तो ये बंगले भी वही जनता इन नेताओं से छीन लेती है। और श्रीमती स्मृति ईरानी जी के साथ भी यही हुआ है। वर्ष 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव हराया था, तब यह बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इस बार स्मृति ईरानी कांग्रेस पार्टी के ही एक कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से उसी अमेठी में 1,67,000 वोटों से हार गई। और पिछली सरकार के जो 19 केंद्रीय मंत्री चुनाव में हारे, पिछली सरकार में 19 मंत्री ऐसे हैं जो चुनाव में हारे हैं इस बार, और उनमें सबसे बड़ी हार श्रीमती स्मृति ईरानी की ही हुई है। हार की संख्या, हार का जो अंतर है वो है 1,67,000 के आसपास। तो एक सबक तो ये लिखा इसमें छिपा हुआ है कि जो जनता है ये जनार्दन भी है। जनता जब वोट नहीं देती तो सरकारी बंगला भी ले लेती है। दूसरा, जो लोग स्मृति ईरानी का बचाव करने के लिए आज राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें यह बात भी पता होनी चाहिए कि आज जब स्मृति ईरानी ने अपना सरकारी बंगला खाली किया तो उन्होंने इसका कोई वीडियो बनाकर पब्लिसिटी नहीं ली, लोगों की सहानुभूति लेने की कोई कोशिश नहीं की, उनका बंगला खाली करते हुए कोई वीडियो नहीं बना। जबकि पिछले साल राहुल गांधी ने जब अपना सरकारी बंगला खाली किया था, तब उन्होंने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रचार किया था और कहा था कि उन्होंने सच बोलने के लिए यह कीमत चुकाई है। जबकि कांग्रेस ने कहा था कि यह पूरा देश राहुल गांधी का घर है और राहुल गांधी लोगों के दिलों में बसते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन स्मृति ईरानी ने ना तो ऐसा कोई बयान दिया है, ना ही ऐसा कोई वीडियो बनाया है, और वो चुपचाप समय से पहले अपने सरकारी बंगले को खाली करके वहां से बाहर निकल गई, क्योंकि वो चुनाव हार चुकी है। तीसरा सबक यह है कि इन नेताओं को यह भी समझना चाहिए कि सत्ता स्थायी नहीं होती, और ना ही ये सरकारी बंगले और ये सरकारी पद स्थायी होते हैं। इसलिए इन नेताओं को अपनी विनम्रता कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छे और बुरे दिन तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हार और जीत भी चलती रहेगी, लेकिन नेताओं को कभी भी विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा जनता के सेवक की तरह व्यवहार करना चाहिए। और उन्हें एक दिन के लिए भी ये भुलाना नहीं चाहिए कि वो जनता के सेवक हैं। जनता ने उन्हें वोट देकर संसद में भेजा है, जिसकी वजह से वो मंत्री बने हैं, और ये सरकारी बंगला भी उन्हें जनता की वजह से मिला है, जनता की सेवा करने के लिए मिला है। इसलिए वो सेवक हैं और उनका विनम्र व्यवहार सेवक की तरह होना चाहिए। अब आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, और यह खबर है शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी और उनके माता पिता के बारे में। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को इसी महीने की 5 तारीख को मरणोपरांत
कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था और उस समय यह वीरता पुरस्कार उनकी पत्नी स्मृति सिंह ने ग्रहण किया था राष्ट्रपति से, जबकि उनकी मां मंजू सिंह भी इस दौरान साथ में मौजूद थी। और उस समय इन तस्वीरों की पूरे देश में बहुत चर्चा हुई थी और पूरे देश ने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह और उनकी पत्नी स्मृति सिंह की प्रेम कहानी की चर्चा की थी, काफी बात की थी। और लोग सोच रहे थे कि इतनी कम उम्र में स्मृति सिंह जो उनकी पत्नी है, उनके साथ यह अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है और शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह ने आज कई गंभीर आरोप लगाए हैं और बातें की। उन्होंने कहा है कि वो इतने बदनसीब पिता हैं कि वो अपने शहीद बेटे के कीर्ति चक्र को एक बार छू भी नहीं पाए, क्योंकि ये कीर्ति चक्र उनकी पुत्रवधू और कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी अपने साथ उसी दिन 5 जुलाई को अपने मायके ले गई और इसके बाद उन्होंने शहीद के माता पिता को और उनके घर को छोड़ दिया और शहीद के माता पिता के साथ अपने सारे संबंध विच्छेद कर लिए। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने अपनी पुत्रवधू को और उसके माता पिता को कई बार फोन किए और आग्रह किया कि वो एक बार इस कीर्ति चक्र को उनके घर लेकर आ जाएं, क्योंकि स्थानीय लोग उनका सम्मान करना चाहते हैं, स्थानीय लोग भी कीर्ति चक्र देखना चाहते हैं। लेकिन शहीद की पत्नी और उनके माता पिता ने इससे भी इनकार कर दिया और इसी वजह से अब शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एक जवान की शहादत के बाद उसके वीरता पुरस्कार पर उसके माता पिता का कोई अधिकार नहीं। और ये एक सवाल देश भर में अब चल रहा है कि एक शहीद के वीरता पुरस्कार पर पहला अधिकार पत्नी का होना चाहिए या माता पिता का होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो सेना और सरकार इस नियम को अब बदलती क्यों नहीं। देखिए, 5 जुलाई को जो निर्धारित मापदंड हैं, नियमानुसार शादी होने के बाद पत्नी और मां दोनों जाती हैं संयुक्त रूप से ग्रहण करने के लिए, तो उसी क्रम में मेरी पत्नी और मेरी बहू दोनों गई थी, उसको ग्रहण किया उन्होंने। ग्रहण करने के बाद जब हम लोग निकल रहे थे राष्ट्रपति भवन से, तो मेरी पत्नी के हाथ में फिर 26 पंजाब रेजिमेंट की शो सामने लेकर दिया कि एक बार फोटो खिंचा लेते हैं। बस उतने ही तक देखा हमारी पत्नी ने, और जो हाथ लगाया था राष्ट्रपति महोदया के सामने वो हमने तो हाथ में भी नहीं लिया और ना उन्होंने ये मुनासिब समझा कि कभी अपने ससुर को या अपने इस जाबाज शौहर के पिता को दूं। और एक मूर्ति यहाँ पे लग रही है लखनऊ में, तो हमने सीओ साहब के माध्यम से भी 3 बार उनके पास ये मैसेज भिजवाया और खुद भी उनके पिता से ये कहा, उनके माता जी थी, कि देखिए ये जो चक्र है ये किसी आलमीरा में रखने के लिए नहीं मिलता है, ये उस बहादुर की निशानी है जिसकी छाती पे शोभा देगी। तो अगर आप हमें या तो आए उस दिन या हमें आप ऐसा करें कि ये चक्र दें और हम उसको छाती पे उस दिन लगाएंगे और जब उसका अनावरण हो जाएगा मूर्ति का तो हम इसको आपको ससम्मान वापस कर देंगे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बोला हम इस पे देखेंगे, और ना ही सीओ साहब को कोई जवाब दिया कि हम उस पे, उनको भी यही कहे कि हम इस पे देखेंगे। और वो फिर जब हम 6 तारीख को मानेकशॉ सेंटर के बाद माननीय रक्षा मंत्री से मिलने के लिए गए थे, तो उनसे मिल करके जब तक हम होटल पहुंचे तब तक वो लोग होटल से चेकआउट करके जा चुके थे 12 बजे। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता का कहना है कि वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके परिवार की ये अंदरूनी बातें, आपस की बातें पूरे देश को और पूरे समाज को पता चलें। ये घर की बातें हैं, इन्हें घर में ही रह जाना चाहिए था। उनका कहना है कि जब कीर्ति चक्र को ग्रहण करने से पहले उसकी एक दिन पहले रिहर्सल हुई, तब उसमें शहीद की मां और उनकी पत्नी दोनों शामिल हुए थे और इस रिहर्सल में कीर्ति चक्र की जगह उस समय एक डमी पदक को सांकेतिक रूप से उन्हें दिया गया था। और रिहर्सल में जब ये डमी कीर्ति चक्र के रूप में जब शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह ने जब इसे ग्रहण किया, जिसके बाद सेना की तरफ से उन्हें कहा गया कि इस सम्मान को शहीद की पत्नी स्मृति सिंह को ही ग्रहण करना चाहिए और उनकी मां सिर्फ उनके साथ खड़ी रहें या उसमें थोड़ा सा एक हाथ लगा दें। तो उनका कहना है कि परिवार ने इस बात को भी मान लिया कि जब पदक को ग्रहण करने की बारी आएगी तो पत्नी ही ग्रहण करेगी, मां पीछे रहेगी। और शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता कहते हैं कि अगर उन्हें कोई आपत्ति करनी होती तो वो उस दिन भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की शहादत को सबसे ऊपर रखा और खुशी खुशी अपनी बहू को कीर्ति चक्र ग्रहण करने दिया। लेकिन इसके बाद जब उनकी पुत्रवधू इस कीर्ति चक्र को लेकर पंजाब के गुरदासपुर में अपने मायके चली गई और वापस अपने ससुराल लौटकर नहीं आई, तो वो अंदर से टूट गए और इसके बाद उन्होंने मजबूरन ये सारी बातें देश को बताई। हालांकि इस मामले में
शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी की अब तक या उनके परिवार की अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और उनके माता पिता ने भी इन आरोपों पर अभी तक कुछ नहीं कहा है। और हम चाहते हैं कि स्मृति सिंह इन आरोपों पर अपना पक्ष जरूर रखें, स्मृति सिंह का परिवार इन आरोपों पर अपना पक्ष जरूर रखे, क्योंकि आज भी ये दो परिवारों की आपस की कहानी है, ये घर की आपस की कहानी है और ये तस्वीर तब तक स्पष्ट नहीं होगी जब तक दोनों पक्षों की जो बातचीत है, दोनों पक्षों का जो पक्ष है वो सामने ना आ जाए। लेकिन इस पूरी घटना ने देश में इस सवाल को लेकर बहस छेड़ दी है कि क्या एक जवान की शहादत के बाद उसे मरणोपरांत मिलने वाले पुरस्कार पर सिर्फ पत्नी का अधिकार होना चाहिए या फिर शहीद के माता पिता का भी अधिकार होना चाहिए। 6 जुलाई को जब शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी ने उनके कीर्ति चक्र को ग्रहण किया था, तब देश में उनकी प्रेम कहानी की चारों तरफ चर्चा हो रही थी। 19 जुलाई 2023 को जब 26 वर्ष की उम्र में कैप्टन अंशुमान सिंह सियाचिन में देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए, तब उनकी शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे। और जब इस प्रेम कहानी के बारे में 26 वर्ष की स्मृति सिंह ने पूरे देश को बताया, तो उनकी इस प्रेम कहानी को लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। लेकिन अब यह कहानी पूरी तरह से पलट रही है और अब इसने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. It's going to build a house, we're going to have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? So for first 7-8 hours, we were not ready to accept that anything of such sort has happened. But 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. And till date I'm not coping up. I'm just trying to figure out, maybe it's not true. But now that I have Kirti Chakra in my hand, maybe it's true. But it's okay. He's a hero. He was very much capable. He would tell me, I'll die with the brass in my chest. आज जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी दिल तोड़ने वाली खबर है। हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस कहानी में ये नया मोड़ आएगा। अब देखिए, इस शहादत के पीछे कुर्बानी तो दोनों की है, माता पिता की भी कुर्बानी है और उस पत्नी की भी कुर्बानी है जिसकी शादी हुए सिर्फ 5 महीने हुए थे। और जब पूरे देश ने स्मृति सिंह की ये बातचीत देखी, स्मृति सिंह ने जब ये इंटरव्यू दिया, तो पूरे देश की आंखें नम हो गई थी। पूरे देश को ये एक नई प्रेम कहानी पता चली। पूरे देश को यह पता चला कि हमारे जो वीर जवान होते हैं वो किस मिट्टी के बने होते हैं और उनकी पत्नियां भी किस मिट्टी की बनी होती हैं। और इसीलिए आप सब ने सोशल मीडिया पर न सिर्फ इनके बारे में देखा होगा, सुना होगा, बड़ी संख्या में हमारे देश में सोशल मीडिया पर अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस प्रेम कहानी को दूसरों के साथ भी शेयर किया। और सबको स्मृति सिंह पर बहुत दया आ रही थी कि इतनी कम उम्र में इस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, ये बदकिस्मती कही जाएगी। लेकिन अब दोनों परिवारों के बीच में आपस में विवाद पैदा हो रहा है और शहीद के माता पिता कुछ और कह रहे हैं और स्मृति सिंह अभी चुप हैं। उनके परिवार की तरफ से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। लेकिन नियम क्या कहते हैं? अगर कोई शहीद होता है, अगर कोई वीर जवान अपनी शहादत देता है, उसके वीरता पुरस्कार पर और पुरस्कार में जो बाद में और सुविधाएं दी जाती हैं, जो पैसा दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, उस पर पहला अधिकार किसका होता है? तो अब आप ये देखिए कि हमारे देश में शहीदों के निकटतम परिजन को लेकर क्या नियम है, जिसे अंग्रेजी में नेक्स्ट टू किन कहते हैं। हमारे देश में जब कोई जवान सेना में भर्ती होता है तो उसे एक ऑर्डर का पालन करना होता है, जिसे पार्ट 2 ऑर्डर कहते हैं। ये एक तरह का एक फॉर्म होता है जिसमें तमाम जवानों को ये बताना होता है कि अगर वो शहीद हो जाते हैं तो इस स्थिति में उनके जाने के बाद उनका निकटतम परिजन कौन होगा। यह निकटतम परिजन उस जवान की पत्नी भी हो सकती है, मां भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। ज्यादातर मामलों में जब जवान शादीशुदा होते हैं तो वो अपनी पत्नी को ही अपना निकटतम परिजन चुनते हैं, जबकि अविवाहित होने की स्थिति में ज्यादातर लोग अपने माता पिता को अपना निकटतम परिजन चुनते हैं, बनाते हैं। यानी कोई एक ही व्यक्ति जवान का निकटतम परिजन हो सकता है, 2 लोग नहीं हो सकते। पत्नी और माता पिता एक साथ नहीं हो सकते।
और बाद में इसी निकटतम परिजन को उस जवान की शहादत के बाद सारे लाभ और सुविधाएं मिलती हैं। इन लाभ और सुविधाओं में मरणोपरांत पुरस्कार होता है, एक मुआवजा होता है, पेंशन होती है और दूसरे तमाम लाभ, आर्थिक लाभ और सुविधाएं होती हैं। और ज्यादातर मामलों में शादीशुदा जवान अपनी पत्नी को ही अपना निकटतम परिजन चुनते हैं और जब वो जवान शहीद होता है तो उसका मरणोपरांत पुरस्कार, पेंशन, आर्थिक सुविधाएं और तमाम चीजें पत्नी को मिलती हैं और माता पिता को कुछ नहीं मिलता। हालांकि यहां आपको जवानों के इस असमंजस को भी समझना होगा, क्योंकि अगर वो अपनी पत्नी को अपना निकटतम परिजन ना बनाते तो उन्हें यह चिंता होती है कि उनकी शहादत के बाद उनकी पत्नी का क्या होगा, और अगर उनका अपना परिवार उनकी पत्नी के साथ ठीक से व्यवहार ना करे तो उनकी पत्नी कहां जाएगी। उन्हें इस बात की चिंता हमेशा लगी रहती है, क्योंकि उनके शहीद होने के बाद पीछे से क्या हो कोई नहीं कह सकता। इसलिए वो सबसे पहले अपनी पत्नी के बारे में सोचते हैं। और अगर वो अपने माता पिता को अपना निकटतम परिजन नहीं बनाते तो उन्हें यह चिंता सताती है कि उनके माता पिता का क्या होगा। अगर उनकी पत्नी ने उनके माता पिता के साथ सही व्यवहार नहीं किया, अगर उनकी पत्नी ही माता पिता के साथ नहीं रही तो फिर माता पिता का क्या होगा। और इसीलिए यहां आपको जवानों के इस असमंजस को भी बहुत ठीक से समझना होगा कि जवान आखिर किसे चुने। जब एक ही नाम लिख सकते हैं, या तो पत्नी और या माता पिता, तो जवान किसका नाम लिखेगा। हमारे देश में एक नियम है जिसमें अगर शहीद के माता पिता सेना को यह बताते हैं कि वो अपने शहीद बेटे पर पूरी तरह से आर्थिक रूप से आश्रित थे और उसकी पेंशन उसकी पत्नी को मिलने से उनके पास अब कुछ नहीं बचा है, तो वो रक्षा मंत्रालय से मदद मांग सकते हैं और रक्षा मंत्रालय ऐसे मामलों में जांच करा सकता है। और जांच में अगर यह बात सही साबित हो तो शहीद के माता पिता आर्थिक रूप से साबित हो जाए कि कमजोर है और शहीद की पत्नी से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो रक्षा मंत्रालय पेंशन को आधा आधा माता पिता और पत्नी के बीच बांट सकता है। और कारगिल युद्ध में ऐसा करने की कोशिश भी हुई थी। कारगिल युद्ध में सेना के एक अफसर युद्ध के मैदान में जाने से पहले अपने डिवोर्स के पेपर पर साइन करने ही वाले थे, यानी अपने तलाक के कागजों पर, दस्तावेजों पर साइन करने ही वाले थे। ये एक, मैं आज उनका नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक सेना के बड़े अफसर थे और इनका तलाक होने वाला था। कागज पर साइन करने बाकी थे, लेकिन उससे पहले उन्हें युद्ध पर जाना पड़ा। युद्ध पर जाने के कारण उन्होंने ये सोचा कि वो जब वापस लौटेंगे युद्ध से तब आकर अपने तलाक के कागजों पर साइन कर देंगे। लेकिन इसी बीच जब वो युद्ध के मैदान में गए तो वो शहीद हो गए और उनकी पेंशन, उन्हें मिलने वाला पुरस्कार, उनका मुआवजा, तमाम सुविधाएं उनकी पत्नी को मिल गए। और इसके बाद जब शहीद के माता पिता ने रक्षा मंत्रालय से मदद मांगी और कहा कि इन दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे और पत्नी पेंशन लेकर और सारी सुविधाएं लेकर उनके माता पिता को अकेला छोड़ रही है, और रक्षा मंत्रालय ने जब देखा कि उनकी मांग सही थी, उचित थी, तब रक्षा मंत्रालय ने शहीद सैनिक की पेंशन को आधा आधा बांटने का फैसला किया। हालांकि यह फैसला तब कुछ कारणों से लागू नहीं हो पाया था, लेकिन यह आज हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इस तरह के मामले पहले भी होते रहे हैं। जब कोई जवान शहीद हुआ है और उसकी पेंशन और सारे आर्थिक लाभ पत्नी को मिल गए, लेकिन माता पिता भी पूरी तरह से शहीद पर ही आश्रित थे और उसके बाद माता पिता ने अपील की तो फिर बाद में उनकी मदद हुई। इसलिए आज हम यही कहना चाहेंगे कि जब एक जवान सेना में जाता है, देश के लिए अपनी शहादत देता है, उस जवान को पालने में, पोसने में, उसको यहां तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान होता है उसके माता पिता का। सबसे ज्यादा कुर्बानी होती है उसके माता पिता की, सबसे ज्यादा परिश्रम, मेहनत, और सबसे बड़ी बात, सेना में अगर जाना है तो वो संस्कार जो मिलते हैं वो माता पिता से मिलते हैं। और जब उनका वो बच्चा शहीद हो जाता है और फिर माता पिता को अलग थलग छोड़ दिया जाता है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए आज हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी कोई किसी की शहादत हो, हमारा कोई वीर जवान शहीद हो, तो सरकार को ये देखना चाहिए कि अगर माता पिता शहीद पर आश्रित थे तो माता पिता को भुला ना दिया जाए, माता पिता का भी ख्याल रखा जाए और माता पिता को भी उनका जो अधिकार है उस बच्चे पर, उस जवान पर, वो उन्हें आजीवन मिलना चाहिए। अब हम आपको भारत के दरकते पहाड़ों का एक चिंताजनक विश्लेषण दिखाएंगे
और आपको बताएंगे कि कैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अब अंधाधुंध सड़कें, सुरंगें, होटल्स, भवन और मकानों के निर्माण की वजह से बड़े बड़े पहाड़ों को हार्ट अटैक आ रहा है, यानी बड़े बड़े पहाड़ टूटकर नीचे गिर रहे हैं। और अब इन दोनों राज्यों में भूस्खलन की घटनाएं बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है। हमारे देश में सोशल मीडिया पर हर रोज ऐसी हजारों रील्स बनाकर अपलोड की जाती हैं जिनमें लोग लिखते हैं द माउंटेन्स आर कॉलिंग, मतलब पहाड़ हमें बुला रहे हैं। लेकिन इन लोगों को आज हम बताना चाहते हैं कि हमारे देश के पहाड़ आपको बिल्कुल नहीं बुला रहे हैं, बल्कि वो दर्द से कराह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अकेला छोड़ दो। उत्तराखंड में 1 जुलाई से 11 जुलाई के बीच 10 दिन के अंदर भूस्खलन की घटनाओं में 86% की वृद्धि हुई है। खतरनाक बात यह है कि अभी उत्तराखंड में हर 3 घंटे में औसतन एक पहाड़ टूटकर गिर रहा है और हिमाचल प्रदेश में हर 4 घंटे में कम से कम एक भूस्खलन की घटना हो रही है। इसमें सबसे चिंताजनक स्थिति उत्तराखंड के जोशीमठ की है, जहां एक पूरा की पूरा पहाड़ खिसक कर नीचे आ गया और इसके कारण जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि जोशीमठ में यह भूस्खलन भारी बारिश के कारण हुआ है, लेकिन कड़वा सच यह है कि यह पहाड़ उस अंधाधुंध विकास के कारण टूट रहे हैं, जिसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों से पहाड़ों के सीने को खोदा जा रहा है। और इस घटना में भी यही हुआ। जोशीमठ के पाताल गंगा में जहां पर भूस्खलन हुआ, वहां एक टनल का निर्माण हो रहा है और इसी टनल के मुहाने पर अब पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा कमजोर होकर गिर चुका है और यह बहुत चिंताजनक बात है। जोशीमठ में पर्यटन और प्रॉफिट के नाम पर पहाड़ों का इस कदर दोहन हुआ कि वहां पिछले कुछ वर्षों में 450 छोटे बड़े होटल बन गए, जबकि उत्तराखंड सरकार ने भी जोशीमठ में सुरंगें, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज बनाने के लिए बहुत सारे पहाड़ों को खोद डाला। और जोशीमठ के जिन पहाड़ों पर कम से कम निर्माण करने की सलाह दी गई थी, वहां सरकार खुद लगभग 176 भवन बना चुकी है और भी बहुत बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें वहां पर बन चुकी हैं। आपको याद होगा कि वहां जोशीमठ में जो मकान थे, लोगों के घर थे, उनमें कैसे दरारें आ गई थी। इस समय भी जब जोशीमठ के पहाड़ों में दरारें आ चुकी है और ये पहाड़ धंसने की कगार पर है, तब भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वो पर्यटकों से कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं, यानी अब भी बहुत सारे लोग वहां पैसा कमाने में लगे हैं। भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे बंद होने से कई किलोमीटर लंबा यहां पर जाम लगा हुआ है और इस ट्रैफिक जैम को देखते हुए जोशीमठ में होटल मालिकों ने कमरों का किराया बढ़ा दिया है। दुकानों और रेस्टोरेंट्स पर खाने पीने की चीजें लगातार महंगी कर दी हैं। तो इस समय 4000 लोग जोशीमठ और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर फंसे हुए हैं, 4000। और इन लोगों का कहना है कि कुछ जगहों पर 20 रुपए का पानी 100 रुपए में मिल रहा है। होटल में जिस कमरे का किराया 500 से 1000 रुपए था, उसका किराया 5000 रुपए तक पहुंच गया है। 5 रुपए की रोटी 40 रुपए में मिल रही है, 120 रुपए की दाल 250 रुपए में मिल रही है। और सोचिए कितना दुखद है कि हमारे देश में कुछ लोग किसी की मजबूरी में भी ये सोचते हैं कि उसका फायदा कैसे उठा लिया जाए। तो आज आपको ये भी कड़वी सच्चाई दिखेगी कि अगर किसी की जान खतरे में है, लोग वहां पर फंसे हुए हैं, तो क्या हमारे देश के जो बाकी के लोग वहां पर हैं, होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, क्या उन्हें मदद करनी चाहिए या फिर इन लोगों की जेब काट लेनी चाहिए? चार दिन हो गए सर, मैं फंसे हुए यहाँ पर। अभी यही बोल रहे कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे। सर 4 दिन हो गए, कोई समस्या का समाधान नहीं निकाला उन्होंने। तक निकलने की व्यवस्था ही नहीं है। कब निकलेगा कब ना निकलेगा कोई पता नहीं अभी तक। और घर वाले भी परेशान हैं और हम भी परेशान हैं। पैसे भी हमारे खत्म हो चुके हैं। हम इंदौर से आए हुए हैं। 9 तारीख को मंगलवार के दिन यहाँ फंस चुके थे। जब से ना खाने की सेवा थी, जब से आर्मी भाइयों ने सेवा करी हमारी,
9 तारीख से फंसे हुए हैं हम इधर। हमारे को जाने को रास्ता नहीं है। हम जाने चाहते थे पंजाब अमृतसर, जो हमारी ट्रेन भी मिस हो चुकी है अभी तो फिलहाल। अभी घर वाले परेशान है कि किधर अटक गए हैं बोल के। अब वही चिंता है, ना तो कोई सरकार का जवाब आ रहा है ना कुछ आ रहा है। 4-5 हजार में रूम किराया। अच्छा लड़का लगा से पैसा लाओ, पैसा 5 दिन हो गए, मैं 4000 रुपए रूम 5 दिन हो गए, पैसा लाया खत्म हो गए। 24 यहाँ की सरकार पानी नहीं पिला रही, यहाँ की जनता का ही माल मर गया। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी एक नहीं बल्कि कई जोशीमठ बन चुके हैं और इनमें एक जोशीमठ का नाम है लाहौल स्पीति का लिंडूर गांव। इस गांव में कुल 14 मकान हैं और लगभग 50 एकड़ की कृषि भूमि है, जिनमें अब दरारें आ चुकी हैं और ये मकान और ये पहाड़ अब वहां कभी भी धंस सकते हैं। और आज हमने हिमाचल प्रदेश के इस गांव से आपके लिए एक खास रिपोर्ट मंगवाई है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक ज्यादातर पहाड़ों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और सरकारों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर इन पहाड़ों को आज बहुत बुरी स्थिति में ले जाकर छोड़ दिया है। खेतों में क्या बोलते हैं दरारें जा चुकी हैं, तो ये मतलब निकट भविष्य में हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो सकता है। ये गांव में ज्यादा खतरा हो गया है। घरों में जो दरारें पहले तो सुई की नोक के बराबर थी, अब तो दिन ब दिन वो दरारें बढ़ रही है। जो यहाँ जो नाले साइड जो मतलब जो है, जो दिख रहा है हमारे को, जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से जो आ रही है दरारें, वो घरों तक पहुंच चुकी है। खेतों में दरारें आ गई थी, घरों में दरारें आ गई। मैंने पीछे भी नोटिस में लाया कि 7 पुराने घरों का हालत जो है बहुत ही खराब है, जिसमें कि मनुष्य का रहना जो है खतरे से खाली नहीं है। बाकी के 7 जो नए घर बने हैं इनमें भी दरारें आ गई हैं, लेकिन फिलहाल उतना खतरनाक नहीं है। कहीं भी जहाँ जगह देखो दरारें पड़ी हुई है। आजकल तो ये जो ट्रैक्टर चलाने की वजह से दरारें जो है दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो खेत है, ये ऊपर खेत है, इनमें यहाँ से भी था दरारें, ऊपर से ऐसे गांव की तरफ दरारें। इन इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने पर बड़ा जोर है और इसके लिए बड़ी संख्या में यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक वर्ष 2005 से 2015 के बीच 10 साल में उत्तराखंड के ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन 50% तक बढ़ गया, जहां पहले कुछ भी निर्माण करने पर रोक हुआ करती थी। खराब मिट्टी के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, सॉइल इरोजन। इस प्रक्रिया में पानी या हवा के प्रभाव से मिट्टी के कण अलग हो जाते हैं और मिट्टी खराब हो जाती है। और अगर मैदानी इलाकों में ऐसा होता है तो जमीन धंसने लगती है और पहाड़ी इलाकों में पहाड़ धंस कर गिरने लगते हैं। और अभी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यही सॉइल इरोजन हो रहा है। उत्तराखंड में प्रत्येक हेक्टेयर में 40 टन मिट्टी पानी के साथ बिखर कर पहाड़ों को गिरा रही है, जबकि पूरे देश में ये आंकड़े प्रत्येक हेक्टेयर में सिर्फ 21 टन है। और इससे आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों को पर्यटन से बचाने की बेहद आवश्यकता है और सरकारें अभी इस बात को समझ नहीं रही हैं और न ही लोग इन पहाड़ों का दर्द समझ पा रहे हैं। लोग इन पहाड़ों पर आकर रील्स बनाना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जबकि ये पहाड़ अभी अकेले रहना चाहते हैं और रील्स के कारण ये समाप्त होकर गिरना नहीं चाहते। तो आज हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से, उत्तराखंड की सरकार से यही कहेंगे, पर्यटन को बढ़ावा देना अच्छी बात है और इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है, ये भी बात सही है। इन राज्य सरकारों को बहुत आमदनी भी होती है, ये भी बात सही है। लेकिन ये किस कीमत पर होना चाहिए? ये विस्तार जो हो रहा है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जहां पर जिस जगह पर अगर एक बाल्टी पानी लाना भी मुश्किल है, वहां पर अगर आप 5 स्टार होटल्स बनाना शुरू कर देंगे तो वो किस कीमत पर बन रहे हैं, ये हमें सोचना होगा। क्या हम अपने देश के पहाड़ों के साथ, अपने देश के पर्यावरण के साथ खेल रहे हैं? क्या हम बहुत ज़्यादा लालची होते जा रहे हैं?
और हमारे देश के पर्यटकों से भी हम ये कहेंगे कि कुछ खास स्थानों पर ही ना जाएं। आज भी आपने देखा होगा कि हमारे देश के तमाम पर्यटक कुछ एक खास हिल स्टेशंस हैं, कुछ एक खास राज्य हैं, सिर्फ वहीं जाते हैं और वहां अचानक से लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंच जाते हैं और फिर इन तमाम हिल स्टेशंस पर उन्हें 5 स्टार होटल की सुविधा चाहिए और खाना भी उन्हें वैसा ही चाहिए, उन्हें सुविधाएं भी वैसी ही चाहिए। लेकिन उन सुविधाओं को वहां तक ले जाने में, वहां तक हवाई अड्डा बनाने में, हेलीपैड बनाने में, बड़ी बड़ी सड़कें बनाने के लिए, नेशनल हाईवे बनाने के लिए, बड़े 5 स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट्स को बनाने के लिए पहाड़ों को काटना पड़ता है। और जब बड़ी संख्या में पहाड़ कटते हैं तो फिर वही होता है जो आज आपको देखने को मिल रहा है। कल हमने आपको पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर के बारे में बताया था, जो किसान आंदोलन के कारण पिछले 5 महीनों से बंद पड़ा है और यह आंदोलन अब दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे को भी निगल चुका है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इस देश में जब विरोध प्रदर्शन के नाम पर हाईवेज को निगल लिया जाता है, तब इसी देश के आम लोग टूटे फूटे नालों के बीच से होते हुए सफर करने पर मजबूर हो जाते हैं। और शंभू बॉर्डर पर बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जिस रोड को देश की जनता ने अपने टैक्स से बनवाया, जो हाईवे देश की जनता के लिए बना, वो हाईवे तो बंद पड़ा है क्योंकि कुछ लोग उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस जनता के पैसे से हाईवे बना है, वो जनता अब किस रास्ते से गाड़ियों से गुजर रही है वो देखिए। तेरह फरवरी से शंभू बॉर्डर बंद है क्योंकि वहाँ धरना चल रहा है और हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है। और अब हाईकोर्ट ने बोला है हरियाणा पुलिस को कि आप बैरिकेड हटाओ। और आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह किन दिक्कतों से जूझ कर ये रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के बीच का ये रास्ता है जो अम्बाला से, क्योंकि शंभू आना बंद है तो ये अंदर गाँव से होकर, रायगढ़ वगैरह से एरिया से होकर ये लोग आ रहे हैं। और लेकिन कितना खतरनाक है, जब यहाँ पानी होता है तो और ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। क्या करें, यहाँ से 19 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है सरसीनी रोड से। इससे शॉर्ट टाइम के चक्कर में, ड्यूटी के काम के चक्कर में हमें आना पड़ता है। ये गांव पड़ता है डडियाना। अम्बाले से लोग आते हैं, पंजाब की तरफ जा रहे हैं यहाँ से, और उधर से पंजाब से अम्बाले की तरफ जा रहे हैं, कहीं करनाल, पानीपत। बहुत दिक्कत आ रही है। यहाँ से भी सिर्फ बाइक जा सकती है। कई बार तो क्या होता है, यहाँ पे बंदा अगर पैर अच्छे से ना लगे बीच भी गिर सकता है, तो उसके लिए 2-4 बंदे खड़े रहते हैं हेल्प के लिए। अब बताओ यहाँ पे कितनी दिक्कत आ रही है। सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए। हाईवे बंद होने के कारण हमने आपको पहले भी दिखाया डडियाना गांव में किस तरह के हालात हैं। और अब देखिए कि किस तरह इस रेलवे ब्रिज के नीचे से लोग जो हैं अपनी जान का जोखिम जो है डालकर यहाँ से निकल रहे हैं। एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, किस तरह के खतरनाक रास्तों से इनको होकर निकलना पड़ता है। खतरा तो है साहब, क्या करा फिर, करना है, काम तो करना है। दिहाड़ी तो करनी पड़ेगी सर, अब कहाँ से जाएंगे। अभी उधर से भी नहीं, उधर बड़ी दूर पड़ता है, इतनी दिहाड़ी नहीं जितना खर्चा आ जाएगा। अभी ऐसे ही करना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। ऐसे ना किसान सुनते हैं किसी की, ना गवर्नमेंट सुनती है। तो देखिए, देश की आम जनता जो नेताओं को वोट देती है, जो इस सड़क को बनाने के लिए, हाईवेज बनाने के लिए पैसा देती है, वो देश की आम जनता अब अपना रोजगार तो उन्हें करना ही है, काम पर तो जाना ही है, मजबूरी में कैसे अपने रोजगार पर वो जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, जो सड़क इन लोगों के लिए बनाई गई थी, उस सड़क पर अब एक कब्जा हो चुका है। ये सड़क बंद हो चुकी है, ये सड़क पूरी तरह से सील हो चुकी है। ये नेशनल हाईवे है जिस पर अब पूरा की पूरा एक गांव बन गया है, क्योंकि यहां पर किसान आंदोलनकारी यहां पर अपना डेरा जमा कर बैठे हैं। उन्होंने यहां पर अस्थाई मकान बना लिए हैं और आज भी लगभग 400 लोग इस हाईवे को बंद करके, ब्लॉक करके यहीं पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और देश की आम जनता अपना रोजगार करने के लिए, अपना काम करने के लिए कुछ इस तरह से जा रही है। एक और फॉलोअप आज हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि कल हमने आपको बताया था मध्य प्रदेश के सिंगरौली में किस तरह हाईवे के लिए प्रस्तावित जमीन पर लोगों ने ज्यादा मुआवजा पाने के लालच में वहां पर नकली मकान बना लिए। और अब हमारी इस खबर का जबरदस्त असर हुआ और प्रशासन ने सिंगरौली से 33 गांव में मुनादी करके यह ऐलान करवाया है कि अब इन मकानों का
जियो टैगिंग सर्वे करवाया जाएगा और हाईवे के सर्वे के बाद जो नए घर बने हैं, मकान बने हैं जो नए, उन्हें बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। ये हमारे खबर की असर है। ये आप देखिए, हमने आपको कल खबर बताई थी, इस जगह से हाईवे बनना है और ये सारे मकान जो आप देख रहे हैं, ये पिछले 1 साल के अंदर ये मकान बन गए, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि यहां जमीन का अधिग्रहण होने वाला है। जमीन अधिग्रहण होगा तो वहां पर मुआवजा मिलेगा और अगर यहां पर मकान बना लिए गए तो यहां पर मुआवजा ज्यादा मिलेगा और ज्यादा मुआवजा पाने के चक्कर में लोगों ने यहां पर नकली मकान बना दिए जिनमें कोई नहीं रहता। ये मकान सिर्फ इसलिए बने हैं ताकि ज्यादा मुआवजा लिया जा सके। इसको बार बार स्पष्ट किया गया है। आज मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि यदि कोई घर जो 3A के बाद बना है, हमारे प्रारंभिक प्रकाशन के बाद, उसे यदि मुआवजे के उद्देश्य से बनाया गया तो उसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो क्या किया जाएगा सर? नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी नियम है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि अवैध है तो उसको हटाया जाएगा नियम अनुसार, लेकिन उसको मुआवजा प्रदान नहीं किया जाएगा। तो हटाएगा कौन सर? उसको आवेदक संस्था और हम सब मिलकर हटाएंगे उसको। तो ये नया बिजनेस मॉडल लोगों ने बना लिया था, लेकिन अब हमारी खबर के बाद अब इन लोगों के मकान भी गिरा दिए जाएंगे और इन्हें मुआवजा भी नहीं मिलेगा। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, क्योंकि हर रिश्ते में सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है, निभाने वाले को भी और छोड़कर जाने वाले को भी। नमस्कार। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल। एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? माधुरी जी, और क्या नहीं ताजा? नहीं ताजा? सुजाता अप्लायंसेज ने वर्ल्ड क्लास चिमनी और कुक टॉप लॉन्च किए हैं। सुजाता नाम से क्या फर्क पड़ता है? ऑटोग्राफ प्लीज। बबली, टोनी, पिंकी, डॉली, पर आप तो माधु। रिपोर्टर जी, नाम में ही तो सब कुछ रखा है। सुजाता, नाम में भरोसा है, नाम में क्वालिटी है, नाम में सालों की मेहनत है और नाम में ही प्यार है। सुजाता कुक टॉप एंड चिमनीज। सुजाता, होम अप्लायंसेज के एक्सपर्ट। कैंट देता है 100% प्योर पानी और 4 साल तक फ्री सर्विस। प्योर पानी में मिनरल्स बने रहते हैं। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। 5 मई को पटना में एक FIR के मुताबिक इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर पहले से ही लीक हो गया। पेपर लीक पर सवाल हो। एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं जहां लोग कह रहे हैं कि उनके पास पीने के लिए पानी नहीं, सिर्फ आंसू बचे। या देश में बढ़ रहा जल संकट। इसे हॉस्पिटल कहना तो शायद बेईमानी होगी, ये अस्पताल नहीं है, ये एक शमशान है। या लापरवाही का अस्पताल लोग। सबसे ज्वलंत मुद्दों पर देश जुड़ता है सुधीर चौधरी के साथ। ब्लैक एंड व्हाइट पर रात 9 बजे, सिर्फ आज तक पर। आज 50 साल पहले की एक घटना, 49 साल पहले का एक प्रकरण, सारी अपनी समस्याओं से, महंगाई से, बेरोजगारी से, हर तरफ असफलता से, चीन ने जो हमारी सीमा पर अतिक्रमण कर रखा है, उन सब से ध्यान हटाने के लिए मनाया जा रहा है संविधान हत्या विरोधी दिवस। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिस दिन आपातकाल लगी थी उसके बाद तो बहुत से चुनाव हो चुके, बहुत से जनादेश आ चुके, लेकिन ये भी सच्चाई है जिस दिन से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, हर रोज संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की उपेक्षा हो रही है, संवैधानिक संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। तो अगर भाजपा सरकार उसे पुकारना चाहती है संविधान हत्या दिवस के रूप में, तो मैं कहूंगा मोदी जी का कार्यकाल संविधान हत्या युग के रूप में जाना जाए। आज का मौसम। दिल्ली अधिकतम 41 और न्यूनतम 30 डिग्रीज। मुंबई अधिकतम 28 और न्यूनतम 23 डिग्रीज। कोलकाता
अधिकतम 34 और न्यूनतम 24 डिग्रीज। बेंगलुरु अधिकतम 28 और न्यूनतम 21 डिग्रीज। चेन्नई अधिकतम 34 और न्यूनतम 27 डिग्रीज। हैदराबाद अधिकतम 30 और न्यूनतम 23 डिग्रीज। बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। So sorry. केस नंबर 35 मुरारी लाल बनाम मुंगेरी लाल हाजिर हो। जनाब ये लीजिए, ये PIL है और PIL को IPL लिखा है आपने, पिटीशन को कंपटीशन लिखा है। गलती हो गई मिलॉर्ड, गलती। चलो कार्रवाई शुरू करो। जनाब ये मेरा मुवक्किल मुरारी लाल है। इसकी मुर्गी 3 दिन से लापता है। इनका इल्जाम है कि मुंगेरी लाल ने इनकी मुर्गी चुरा ली है। साहब ये मुंगेरी लाल मेरी मुर्गी चुरा कर खा गया है। ये आदमी 420 है माई बाप। नहीं बोल सकते 420। मुंगेरी लाल धाराएं बदल गई हैं। धारा बदल गई है? साहब मैं आजाद हूँ। अरे पकड़ के रखो इसको यार। वकील साहब आप तो नई धारा बताओ कौन सी लगेगी, मिसिंग की लगेगी या अपहरण की लगेगी? मिलॉर्ड सारी धाराएं बदल गई हैं। आपकी अगर किताब मिल जाती तो। किताब क्यों मिल जाती? वैसे बैठो आप वकील साहब, ये डिफेंस को कुछ सवाल करना है। हाँ तो मिस्टर मुरारी लाल, आपकी मुर्गी का पड़ोस के मुर्गे के साथ क्या संबंध था? वकील साहब वो दोनों दोस्त थे। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। एक मुर्गा और मुर्गी कभी दोस्त नहीं हो सकते। इनकी मुर्गी पड़ोस के मुर्गे के साथ भाग गई है। ये मामला चोरी का है ही नहीं। जज साहब मैं जाऊं फिर? अरे बैठो तुम यार। वकील साहब आप ये बताओ धारा कौन सी लगेगी? जज साहब अगर आपकी किताब मिल जाती तो। यार कमाल करते हो आप दोनों यार। हैं एक धारा नहीं याद होती आपको? किताब लाना जरा। जनाब वो तो दूसरे जज साहब ले गए। साहब मेरी मुर्गी। साहब मैं जाऊं, आजाद हूं ना मैं। अरे कोई धारा बताएगा। जज साहब धारा बताने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कई साल की मेहनत के बाद मैंने सारी धाराएं याद की थी, रट्टा लगाया था। अदालत में वही धाराएं मैं फराटे से बोलता था। कई केस जीते थे मैंने योर ऑनर, लेकिन अब धाराएं बदल चुकी हैं। अब फिर से नई धाराएं पे धाराएं, धाराएं पे धाराएं, धाराएं पे धाराएं मिली है मिलॉर्ड, लेकिन याद करने का टाइम नहीं मिला। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल। एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। माधुरी जी और क्या नहीं ताजा? नहीं ताजा? सुजाता अप्लायंसेज ने वर्ल्ड क्लास चिमनी और कुक टॉप लॉन्च किए हैं। सुजाता नाम से क्या फर्क पड़ता है? ऑटोग्राफ प्लीज। बबली, रोनी, पिंकी, डॉली। पर आप तो माधु। रिपोर्टर जी नाम में ही तो सब कुछ रखा है। सुजाता नाम में भरोसा है, नाम में क्वालिटी है, नाम में सालों की मेहनत है और नाम में ही प्यार है। सुजाता कुक टॉप एंड चिमनीज। सुजाता होम अप्लायंसेज के एक्सपर्ट। कैंट देता है 100% प्योर पानी और 4 साल तक फ्री सर्विस। प्योर पानी में मिनरल्स बने रहते हैं। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। आज 50 साल पहले की एक घटना, 49 साल पहले का एक प्रकरण सारी अपनी समस्याओं से, महंगाई से, बेरोजगारी से, हर तरफ असफलता से, चीन ने जो हमारी सीमा पर अतिक्रमण कर रखा है, उन सब से ध्यान हटाने के लिए मनाया जा रहा है संविधान हत्या विरोधी दिवस। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। जिस दिन आपातकाल लगी थी उसके बाद तो बहुत से चुनाव हो चुके, बहुत से जनादेश आ चुके, लेकिन ये भी सच्चाई है जिस दिन से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है हर रोज संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की उपेक्षा हो रही है, संवैधानिक संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। तो अगर भाजपा सरकार उसे पुकारना चाहती है संविधान हत्या दिवस के रूप में, तो मैं कहूंगा मोदी जी का कार्यकाल संविधान हत्या युग के रूप में जाना जाए।
चाहिए। आप देखिए नारायणी नदी में किस तरह का उफान है, क्योंकि एक बार फिर से नेपाल के तराई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है और ये बारिश अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। हम आपको बता दें कि बीते हफ्ते भी नेपाल में भारी बारिश हुई थी और भारी बारिश की वजह से जो